हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आरंभिक नगर। आरंभिक नगर में हम पढ़ेंगे हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 ईयर साल पहले हुआ। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः प्राचीन भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले स्थान में निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारियों की पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों को इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े गृह भंडार मिले। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांत में मिले। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है, ये मोहनजोदड़ो, ये सोतका कोह है, ये धोलावीरा गुजरात में, सुरकाकोटदा, लोथल, गंगेरीवाला, राखीगढ़ी, कालीबंगा, हड़प्पा, ये रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी और ये अरब सागर। ये देखिए दोस्तों, ये है महान स्नानागार। इधर से भी सीढ़ियाँ बनी है और इधर से भी सीढ़ियाँ बनी है उसमें नहाने के लिए। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया गया था, जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल व सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। यहाँ वर्णित घरों व पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई दिया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्लीज़।
नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेज कर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी के से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। देखिए ये नालियाँ हैं और ये कुआं है जो वहाँ से मिला है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क, उसमें बड़ा नाला है। बाई और हड़प्पा की मुहर है। ये दोस्तों ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता की मुहर है। इसकी जो लिपि है ना दोस्तों, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसके बारे में मतलब पता नहीं है कि क्या लिखा है। इसमें शोध जारी है। इस मुहर पर लिखे चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है। इसका अर्थ है दाई और पक्की मिट्टी के खिलौने। ये देखो दोस्तों, ये खिलौने मिट्टी के खिलौने और जो आज तक अच्छे हैं। ये है दोस्तों पत्थर के बाट, जो बाट बने थे ना वो हैं ये। नगर और नए शिल्प। आओ अब हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए गए थे। यहाँ पर मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। ये आभूषण देख लो दोस्तों आप लोग। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो आगे देखेंगे दोस्तों इसको। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा था वहां भी धातु का उपयोग किया जाता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत है। ये एक मूर्ति मिली है दोस्तों वहां से। इनके बारे में बताते हैं दोस्तों। ऊपर पत्थर के वाट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन वाटों पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था। मध्य में मनके इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में पत्थर के धारदार फलक हैं। मध्य के दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं। नीचे दाई और कढ़ाई वस्त्र। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए हैं। ये इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पूर्व पृष्ठ पर चित्र देखो कि
कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितने अच्छी तरीके से दर्शाई गई है। यदि किसी विशेष मूर्तिकार का काम देखिए दोस्तों, उसमें डिज़ाइन भी बनी है, उसमें दाढ़ी भी बनी, कितने अच्छे से बनाई गई है। हर चीज़ यानी क्लियरिटी बहुत ज़्यादा है उसमें। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण पुरुष ही ऐसा मतलब कि ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर महिलाएं भी। शायद ही कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम में के दक्ष हों। फेयंस फेयंस क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती। किससे किससे दोस्तों? बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर बनाई जाती हैं वस्तुएं। उसके बाद उन वस्तुओं पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते हैं। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल। उनमें इनसे फिर कई तरह के चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई, बुनाई और करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु टिन का आयात आधुनिक ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जा सकता है? इस चित्रों में एक खिलौना और दूसरी ओर एक मुहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? बताइए। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान, चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चला है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों का उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। देखिए दोस्तों, ये मिट्टी का खिलौना मिला है हल के आकार का। हड़प्पा के लोग भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवर का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वही धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंपात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी
की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी थे। इस भंडार गृह में कई मुहरे, मुद्रांकन, मुहरबंदी, गीली मिट्टी का दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। यहाँ जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया व उतारा जाता था। ये है दोस्तों, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण को तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर व मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन घरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास के मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ इलाकों में ही हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें हमारे वीडियो को। धन्यवाद।